नमस्कार, मैं हूं नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपके शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आज दरअसल जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बच्चों द्वारा किए गए अपराध और उनसे जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी लेंगे। दरअसल बचपन में गलत माहौल और विवेक की कमी के कारण कई बार संगीन अपराध हो जाते हैं। बच्चे जब गैर कानूनी काम करते हैं तो मामला काफी संवेदनशील हो जाता है। एनसीआरबी के तहत उन अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी तेजी से हो रही है। इस समय 16 से 18 वर्ष के अपराधियों की संख्या 54% से बढ़कर 66% तक हो गई है। इन बच्चों के साथ आम अपराधियों की तरह निपटना सही नहीं होता, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है। देश में बच्चों द्वारा किए गए गैर कानूनी काम के लिए बाल अधिनियम के स्थान पर 1986 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू हुआ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों को और 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी उन्हें माना जाता है। बाल अपराध के लिए एज लिमिट, आयु सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित की गई है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 इस बात को स्पष्ट करता है कि वो बच्चे जो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, उनकी देखरेख और रखरखाव की जरूरत होती है। अगर किसी आरोपी की आयु 18 वर्ष से कम हो तो उससे आरोपी का मुकदमा अदालत के स्थान पर जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में चलता है। तो ये तो थी बहुत ही ज्यादा बुनियादी जानकारी, लेकिन बच्चों द्वारा किए गए अपराध से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगी आज हमारी कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा जी। बबीता जी, बहुत स्वागत है आपका। बबीता जी, आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से जुड़े हुए तमाम नियम कानून की जानकारी तो देंगी ही, अगर आपका भी कोई सवाल है तो उसका भी जवाब बबीता जी देंगी। आप भी हमें फोन कर सकते हैं और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आप भी इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप फोन उठाइए, नंबर घुमाइए 0120-6127-937। दूसरा नंबर हमारा है 0120-6127-938। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करिए और अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। आज जो विषय है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाल अपराध से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हैं। तो बबीता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबीता जी, सबसे पहले बताइए, कानूनी तौर पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नाबालिग को कैसे परिभाषित इसमें किया गया है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 35 सेक्शन बताता है, सेक्शन 235 बताता है कि जिन्होंने 18 ईयर कंप्लीट नहीं किया हो। ऐसे अभी आपने बताया कि महिला के लिए 16 और पुरुष के लिए लड़कों के लिए 18, लेकिन ये एक्ट ऐसा कोई डिवीजन नहीं करता है। जब जुवेनाइल की बात आती है तो ये 18 ईयर से जो वैसे पर्सन जिन्होंने 18 साल कंप्लीट नहीं किया गया हो उसे जुवेनाइल कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक डेफिनेशन और है जो वहाँ पर कई बार आम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। चाइल्ड यानी कि बच्चा, चाइल्ड को भी इस एक्ट ने डिफाइन किया है। इस एक्ट से बहुत ही माइनर डिफरेंस है उसमें जिन्होंने 18 साल कंप्लीट नहीं किया गया हो, और चाइल्ड जो 18 साल से कम, जुवेनाइल जो 18 साल से कम का हो वो चाइल्ड है, और जिन्होंने 18 साल कंप्लीट नहीं किया गया हो वो जुवेनाइल है। तो इसके बच्चा कौन है, जुवेनाइल कौन है, इसका लीगल इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है, लेकिन एक आम तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि 18 साल से कम उम्र के जो हैं वो जुवेनाइल कहे जाते हैं एज फॉर दिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जी मैम। जी, बबीता जी, ये बताइए कि अपराध के लिए अगर बच्चे को सजा होती है तो कब स्पेशल होम में भेजा जाता है और कब रिमांड होम में भेजा जाता है? क्या अपराधी बच्चों को जेल भेजा जाता है क्या? नहीं, यहाँ पर एज के रूप में डिफाइन किया गया है तीनों को।
और अगर किसी ने पनिशमेंट उसको मिल गया है कोर्ट से उसको, जैसे कि बड़े में पहले अक्यूज होते हैं लेकिन होने के बाद कन्विक्टेड जब हो जाते हैं तब उनके लिए अलग सा जेल का प्रोविजन हो जाता है। वैसे ही स्पेशल होम तब हो जाता है जबकि कन्विक्टेड हो जाते हैं वो, और 18 साल से 16 साल से ज्यादा, अगर 16 साल से ज्यादा है कन्विक्टेड है तो स्पेशल होम में रहेंगे। और रिमांड होम में 16 साल से कम के जो अपराधी हैं उनका भी केस चल रहा है, मामला चल ही रहा है, वो उनके लिए रिमांड होम है। रिमांड होम में एक तरह से उनको रिमांड पर रखा जाता है जब तक कि केस चल रहा, जब तक उनके अगेंस्ट ट्रायल चलता रहता है उस दौरान के लिए। और स्पेशल होम आफ्टर दैट, आफ्टर कन्विक्शन। बेसिक डिफरेंस ये होता है। जी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल जो है 2021 के मुख्य प्रावधान क्या कुछ इसके अंदर है? जी, एक्चुअली अभी रिसेंटली ईयर में जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में, और हमारे जो बहुत सारे चेंजेस सोसाइटी में है जिसका असर हमारे क्राइम के पैटर्न पर भी पड़ा है, क्रिमिनल्स के जो एज ग्रुप है उस पर भी पड़ा है। इसके अकॉर्डिंग पहले जो हमारा सेक्शन 86 में बना, फिर 2002 में, फिर 15 में अमेंडमेंट हुआ। 15 में जो निर्भया केस के बाद से एक नया ट्रेंड आया कि डिमांड बढ़ी पब्लिक की तरफ से भी कि ये गलत लगता है अगर केस अपराध बड़ों के लिए की तरह किया है तो उनको एक छोटे बच्चे मान के उसको क्यों छोड़ दिया गया केवल 3 साल में। ऐसे उसके बाद कठुआ रेप केस आया, इस टाइप के बहुत सारे अपराध में जिसमें कि नाबालिग का नाम आया। और जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके हिसाब से जो डेटा बताते हैं कि बच्चे ड्रग ट्रैफिकिंग इस टाइप के केसेस में बच्चों का जानबूझकर भी यूज किया जाता है। तो इसलिए इस पर काफी डिबेट चला। अभी जो 2021 का अमेंडमेंट है उसका जो बेसिक चीज पर डिफरेंसेस हैं, पहले हीनियस क्राइम और सीरियस क्राइम का डिफरेंस बनाया गया था 2015 में। 7 साल से अधिक की सजा वाले जो भी पनिशमेंट थे, जो भी क्राइम थे, उसको हीनियस क्राइम में डाला गया था और उसके लिए अलग से प्रोविजन थे। 18 साल 12 से 7 से 12, 12 से 16, 16 से 18 और 18 से 21, ऐसे 4 कैटेगरी हैं जो बच्चों के हम इसके डेलिक्वेंसी की बात करते हैं तब। लेकिन इसमें इस कैटेगरी और सबके एज के अकॉर्डिंग जो इनके क्राइम है उनका भी क्लासिफाइड किया गया है। 21 का बेसिक रूप से ये था। इसमें एक जिससे थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है सेक्शन 86 पर। सेक्शन 86 इसके जो चाइल्ड से रिलेटेड क्राइम है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बताऊंगी कि इसमें जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है सिर्फ पनिश ही नहीं करता, बच्चे के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उसको भी ये एड्रेस करता है। तो जैसे कि किसी के बच्चे को भीख मंगवाना, बच्चे का किडनैप करना, बच्चे ट्रैफिकिंग, उनका गलत यूज करना, ये इससे भी प्रोटेक्शन देता है। या जो छोड़े गए बच्चे हैं जो चाइल्ड अबेंडेड चाइल्ड कहलाते हैं, और बच्चों के एडॉप्शन, इस पर भी बात करता है ये। तो बच्चों के अगेंस्ट जो भी क्राइम होते हैं उसको इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के क्लासिफाइड कर दिया है 21 के अमेंडमेंट में। ये इसके बेसिक है। और दूसरा, एज के लिए कई बार होता है कि बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं होता उनके एज के लिए जहाँ पर एज प्रूफ हो सके, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कोर्ट में हमारे पेंडिंग जहाँ पर एज ही प्रूफ नहीं, जुवेनाइल है वो लेकिन उनका एज प्रूफ नहीं हो पाया है, इसलिए उनको पेंडिंग है या बड़े वाले जेल में रह रहे हैं। ट्रायल उनका चल रहा है नॉर्मल कोर्ट में, जो कि नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ को इस अमेंडमेंट में ये प्रोविजन है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो उनका मेडिकल जांच हो जिसमें बोन डेंसिटी, उसको मान लिया जाएगा कि अगर उसके अकॉर्डिंग आप जुवेनाइल है तो जुवेनाइल कोर्ट में, अदरवाइज नॉर्मल कोर्ट में आपका केस चलेगा। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। और भी थोड़े बहुत अमेंडमेंट हैं, जैसे कि एक इसमें इम्पोर्टेंट है अदर में कि जैसे हमारे एडॉप्शन के से रिलेटेड है, चाइल्ड डिलिक्वेंसी से नहीं लेकिन एडॉप्शन से रिलेटेड है। पहले एडॉप्शन ऑर्डर जनरल कोर्ट करता था, लेकिन अब इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट को ही ऑर्डर दे दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट या डिप्टी उसका जो होता है डिप्टी एडिशनल मजिस्ट्रेट, उसके पावर दिया गया है। इस टाइप से कुछ इम्पोर्टेंट जो चेंजेस किए गए 2021 के अमेंडमेंट में। इससे कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ इसको चैलेंज भी किया गया है इसके अमेंडमेंट को। कंट्रोवर्सी मेन रूप से इसलिए है कि चाइल्ड के लिए रिपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, ऐसा लगता है लोगों को
कि अगर इसको नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया है तो फिर ये थोड़ा सा रिपोर्ट करना टफ हो गया है। इसी ग्राउंड पर इसको चैलेंज किया गया है, लेकिन मेन रूप से यही प्रोविजन है। ठीक है बबीता जी, ये बताइए कि जुवेनाइल बिल में किए गए संशोधन के तहत किसी नाबालिग के खिलाफ कोई मामला या कोई आपराधिक मामला लंबे समय तक चल रहा हो तो इस मामले का निस्तारण 6 महीने के भीतर नहीं हो पा रहा हो, और ऐसी स्थिति में और ऐसी परिस्थिति अगर होती है तो उस मामले को हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। इसके बारे में कुछ बताइए कि ऐसा होता है क्या कि अगर 6 महीने के अंदर निपटारा नहीं होता तो उस मामले को खत्म करना होता है? जी, एक्चुअली इसके पीछे जो प्रोविजन है, जो थ्योरी है, वो ये है कि बच्चों के इसका जनरली सारे अपराध का रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन बच्चों से रिलेटेड अपराध का नहीं रखा जाता। इसके पीछे थ्योरी यही है कि बच्चों ने अगर गलती कर दी है कोई किसी भी रीजन से, तो उनके फ्यूचर पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अभी डेवलपिंग एज में होते हैं। अभी का असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा, तो लॉ ये नहीं चाहता है। इसीलिए अगर कोई कानून बहुत दिन से निपटारा नहीं हो पा रहा है तो केस को खत्म कर दिया जाएगा, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाएगा। यही थ्योरी है कि ना तो बच्चों का नाम या कोई और डिटेल बताया जाएगा, पब्लिक होगा, और न ही उसका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास या किसी एजेंसी के पास रहेगा। उसके रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, केस से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होते हैं। जी, सोशल रिपोर्ट क्या होती है और किन हालातों में बनाई जाती है और इसके बनाने के नियम क्या क्या है, विस्तार से बताएं। देखिए, सोशल रिपोर्ट क्या है, इसके पीछे थ्योरी ये है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की बात जहाँ आती है वहाँ पर एक किसी ने गलती की उसको पनिश कर देना यही सफिशिएंट नहीं होता। उसके लिए ये भी देखना जरूरी होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। यहाँ से अगर वो निकलेगा तो फिर कहीं फिर तो क्राइम में नहीं आ जाएगा। इसलिए उसके फ्यूचर का क्या प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, कैसे वो उसको रिहेबिलिटेशन कैसे उसको मिलनी चाहिए। सोशल जो रिपोर्ट है इसी थ्योरी पर बेस्ड होता है। जब ट्रायल चलता है किसी भी जुवेनाइल का, भले ही वो चिल्ड्रन कोर्ट में या चले या तो जेजेबी एक्ट बोर्ड में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, जब इसके पैरेलल जब एक तरफ से ट्रायल चलता रहता है, दूसरी तरफ रिपोर्ट बनता है। 2 टाइप का रिपोर्ट बनता है। एक तो रिपोर्ट बनाया जाता है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसमें ये रहता है कि उसका, और दूसरा होता है सोशल रिपोर्ट जिसे कहते हैं। उसमें एक फैमिली बैकग्राउंड के लिए सोशल वर्कर भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है कि वो जिस बैकग्राउंड से आया है उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, अगर उसकी सोच किस टाइप से है, और इसमें बहुत सारे उसका फैमिली में किसी का ऐसा हिस्ट्री रहा है, या उसको ऐसी कौन सी चीजें, ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसने उसको इस टेंडर एज में ऐसा हीनियस या जैसा भी क्राइम करने को कंपेल किया है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जो सोशल रिपोर्ट में उसका सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन कि किसी को मेंटल बीमारी या इस टाइप का कोई डिसऑर्डर टाइप का तो नहीं है, ये सारी चीजें उसमें होती है। अब प्लस उसके बाद ये भी देखा जाता है कि बच्चे का जो उस सोशल एक्टिविटी, सोशल बिहेवियर कैसा है। जैसे अदर इनमेट जो होते हैं, वो जो रिमांड होम में रहे चाहे स्पेशल होम में रहे, जहाँ भी रहे, उसके जो इनमेट्स होते हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप किस टाइप का रहता है, क्या उनके प्रति वो वायलेंट होता है, या दूसरे जो स्टाफ होते हैं उस स्पेशल होम के, केयर टेकिंग होम जो भी हो, उसके स्टाफ के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारे को देख के एक रिपोर्ट बनाया जाता है, जिसके रिपोर्ट के आधार पर अगर कोर्ट को अपना डिसीजन दे तो इसमें इस चीज को भी ध्यान रखती है, जो भी जुवेनाइल कोर्ट या बोर्ड हो, वो देखती है कि इस पर क्या इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इसको फिर से क्राइम में आने के कितने चांसेस हैं। इसको इस चांस को कम करने के लिए का मेन रूप से मोटिव होता है इस रिपोर्ट को करने का। अगर लगता है कि बच्चा बाय चांस आ गया है जी, तो फिर उसको घर में नहीं भेज के दूसरे जगह भेजने का प्रोविजन है। तो अगर लगे कि बच्चा के लिए घर सेफ नहीं है तो उसको दूसरे जगह रखा जाना चाहिए, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए अदर जो हमारे प्रोविजंस हैं इसी एक्ट में उसको अवेल किया जाना चाहिए। जी, ठीक है। बबीता जी, ये बताइए कि क्या बाल अपराध कानून हर राज्य में अलग होते हैं क्या, और ये कंपल्शन है क्या, जरूरी है?
जैसे जब हमारा एक्ट बनता है तो सेंट्रल एक एक्ट बना देता है जिसमें कि ठीक एक है। फ्रेमवर्क बना दिया जाता है। हम्म। अपने अपने स्टेट में अपने स्पेशल नीड के अकॉर्डिंग उसमें थोड़े बहुत संशोधन कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा वैरी तो नहीं करेगा। जो हमारा सेंट्रल एक्ट है उससे बहुत ज्यादा वैरी नहीं कर सकते जो लोकल एक्ट है, जो जी। ओरिजिनल है। लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, थोड़े बहुत अपने अकॉर्डिंग। जैसे केरल का और झारखंड का दोनों का डिफरेंस है। केरल में आफ्टर जो जहाँ से रिमांड होम या स्पेशल होम से निकलने के बाद जो रिहेबिलिटेशन के प्रोविजन है वो बेटर है, अलग टाइप के हैं। झारखंड में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है लोकल लेवल पर कि वहाँ इस टाइप के जो क्राइम में फंसे हैं बच्चे, उनको उनके जेल भेजने की, या जेल नहीं, बच्चों वाला जुवेनाइल होम या किसी भी रिमांड होम में भेजने के कंपेरेटिवली उसको घर में ही या एक अलग ओपन शेल्टर जिसको बोल सकते हैं, ओपन जेल बोल सकते हैं, वहाँ पर एक इस टाइप से एक प्रैक्टिकल किया जा रहा है कि इसका अगर बच्चों के बिहेवियर पर ऐसा असर पड़े कि वो बेटर लाइफ जी सके, एक अच्छे सिविलियन बन सके, तो इसके लिए तो ये हर राज्य अपने लेवल पे ये कर सकता है। लेकिन हाँ, उनका जो एक्ट है वो सेंट्रल एक्ट से ज्यादा वैरी नहीं कर सकता। मेन थ्योरी जो होगा सेम होगा दोनों राज्य का और सेंट्रल का। ठीक है बबीता जी, गंभीर अपराधों के लिए कितनी सजा का प्रावधान है और गंभीर अपराध की परिभाषा क्या रहती है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में? 2015 के जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें एक सिंपल सा परिभाषा ये बनाया गया है और कि जो जिसमें सजा 3 साल या कम है उसको पीटी ऑफेंस में डाला गया है। जो 3 साल से 7 साल है उसको सीरियस, और जो 7 साल से ज्यादा के जिसमें पनिशमेंट है आईपीसी में, उसको हेनियस क्राइम के डाला गया है। लेकिन अभी 2021 में इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। अगर 7 साल से अधिक पनिशमेंट है और लोअर क्राइम के लिए कोई लोअर पनिशमेंट का नहीं बताया गया है आईपीसी में, तो उसको अगर कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वो चाहे तो उसको सीरियस ऑफेंस के रूप में या हेनियस ऑफेंस के रूप में ट्राई कर सकता है जी। और पनिशमेंट जो था पहले 3 साल मैक्सिमम हुआ करता था, लेकिन अब इसको अगर इसमें क्लासिफिकेशन बढ़ा दिया गया है कि अगर 16 साल से ज्यादा एज है और वो क्राइम जो कर रहा उसका नेचर समझ रहा है, वो समझ रहा है कि ये जो हेनियस क्राइम है और उसका क्या इफेक्ट है, अगर बच्चा बिना समझे उसका कर रहा है तो उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो काम का नेचर समझ रहा है फिर कर रहा है तो कोर्ट को ये पावर है कि वो डिसाइड करेगा कि इसको क्या पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, किस टाइप से ट्रायल किया जाना चाहिए। जी। तो इस कंडीशन में अगर 16 प्लस उसकी एज है और जब वो अरेस्ट हुआ है वो 21 प्लस होके हुआ है, मतलब 21 साल से ज्यादा होने पर अरेस्ट हुआ है, लेकिन जिस समय उसने क्राइम किया उस समय उसकी एज 16 से ज्यादा थी, 18 से कम थी। तो उस केस में उसको कोर्ट को ये पावर है कि वो उससे बड़े लोगों की तरह उसका ट्रायल करेगा और उसको पनिशमेंट देगा। लेकिन उसको किसी भी जुवेनाइल को कभी भी डेथ पेनाल्टी नहीं दी जा सकती, ये एक्सेप्शन है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बबीता झा जी। आपने बहुत विस्तार से बाल कानून के साथ जुड़ी हुई तमाम बारीकियों के बारे में हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।